नमस्कार दोस्तों अदम एक उर्दू शायर, प्रख्यात उर्दू शायर अदम अक्सर याद आ जाते हैं उनके ये उन्हीं के एक शेर को लेकर। और वो शेर था कि ये अलग बात है तामीर ना हो, निर्माण ना हो पाए। ये अलग बात है तामीर ना हो, हर एक जहन में कुछ ताज महल होते हैं। तो ये सृजन शक्ति, जो क्रिएटिविटी की जो ताकत है, उसके लिए शायद ये सबसे बड़ी एक श्रद्धा सुमन थे इस शेर के रूप में, इस शेर के माध्यम से जो अदम साहब ने हमें दी है। आज उसी संदर्भ में मैं एक शब्दकार की बात आपसे बांट रहा हूँ। और शब्दकार थे एक ऐसे शख्स जिसने अपने साहित्य के माध्यम से तो बहुत कुछ दिया, लेकिन साहित्य के अलावा उसने अपने परिवार के माध्यम से भी इस देश को बहुत इतना ज़्यादा एक प्रकार से उपलब्धियां दी हैं जो उनके खाते में दर्ज हैं। वो भी अद्भुत हैं और उसके लिए भी देश ऋणी उनका रहेगा। उपलब्धियों में विशेष रूप से उनकी संतानों में अमिताभ बच्चन जैसी संतानें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिलचस्प और रुचिकर हैं। तो आज मेरी मुराद है हरिवंश राय बच्चन से। हरिवंश राय बच्चन को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो एक साहित्यकार के रूप में जिन लोगों ने करीब से देखा है साहित्यकार के रूप में, वो इतने ज़्यादा स्थापित है कि कहीं ना कहीं मध्यम दर्जे के, उच्च दर्जे के और थोड़े से नीचे वाले दर्जे, तीनों दर्जों के वो एक आइकॉन, एक आदर्श कवि और शायर के रूप में सामने आए हैं। मुझे याद है कि कई बार कवि सम्मेलनों पर जब लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे होते थे, अब तो कवि सम्मेलनों का, मुशायरों का ज़माना ही गया, देर हो गई। उसमें विशेष रूप से बार बार बच्चन जी से फरमाइश एक कविता की जाती है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। और ये कविता बहुत ज़्यादा चर्चित रही। और जब भी बच्चन जी कहते कि इस कविता को मैं 18,500 बार सुना चुका हूँ यार, बस करो, तो उस वक्त लोग कहते हैं अगर आप थक गए हैं तो आप मधुशाला के कुछ पद सुना दीजिए। फिर उनका उत्तर होता कि मधुशाला मैं इससे भी ज़्यादा संख्या में सुना चुका हूँ बार बार, लेकिन आग्रह है तो मैं उसके कुछ एक मुक्त, कुछ एक जो भाग है वो आपको सुना देता हूँ। और इस तरह से वो छा जाया करते थे। और कई बार तो ये भी होता था, ये भी मित्र जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये कवि सम्मेलन कि जो कवि इनके काल में थे बच्चन जी के, उनमें अपने अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। और कई बार अटल जी शिकायत भी करते कि यार बच्चन, तुम अपनी मधुशाला के माध्यम से मेरा तो बेड़ा गर्क कर देते हो, मुझे मेरी कविताएं को सुनता ही नहीं है। और बच्चन जी कहते कि महाराज, आप जिस ढंग से ओज से और जोश से कविता आप पढ़ जाती है, उसके बाद मेरी तो छुट्टी हो जाती है वैसे ही, क्योंकि मेरी कविताओं में रूमानियत है और आपकी कविताओं में ओज है। और लोग ओज से भी सरोकार अपना ज़्यादा रखते हैं, जोश में आते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, आपकी वाह वाह करते हैं, और मैं फिर देखता देखता रह जाता हूँ। मेरे पास वही रह दे के अच्छी कविताएं भी हैं, लेकिन फिर भी ले देकर सिर्फ मधुशाला की उसकी फरमाइश ही होती है, या इस पार प्रिय तुम हो मधु है, इस कविता की चर्चा होती है। मैं उसके बाद तो मैं चुक जाता हूँ, मुझे कोई याद ही नहीं करता। मित्रों, ये परिवार बड़ा दिलचस्प था, उसके बारे में बात थोड़ी सी कर लेते हैं। बच्चन जी को विशेष रूप से जो शक्ति कहते हैं, ऊर्जा दी थी उनकी पत्नी डॉक्टर तेजी बच्चन ने। और शायद आप इस बात से अनभिज्ञ तो नहीं होंगे, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी दोहरा लेना अच्छा होता है कि डॉक्टर बच्चन मूल रूप से हिंदी के व्यक्ति नहीं थे। वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अंग्रेज़ी साहित्य के। और उनकी जो पीएचडी थी वो भी अंग्रेज़ी कवि पर थी, अंग्रेज़ी कविता पर थी। उनकी पीएचडी का भी संबंध, उनके शोध का संबंध वाई बी येट्स पे थी। तो येट्स पर उन्होंने पीएचडी की थी, उनकी कविताओं पर, अंग्रेज़ी साहित्य में। और उसी पृष्ठभूमि से आने के बाद भी जो लिखते थे, जो मंच की प्रस्तुति थी उनकी होती थी, वो सारी की सारी हिंदी में होती थी। उन्होंने कभी अंग्रेज़ी कविता नहीं लिखी। डॉक्टर तेजी बच्चन, इनकी पत्नी, वो भी अपने समय में अंग्रेज़ी की ही विद्वान थी।
ये बात अलग है कि उनकी संतानों में अब किसी का कोई लेना देना साहित्य से ज़्यादा नहीं है सिवाय अभिनय कला के, रंगमंच के। लेकिन डॉक्टर तेजी बच्चन अपने वक्त में बहुत ही एक लोकप्रिय शिक्षक मानी जाती थी, और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ विभाग की अध्यक्ष थी। ये शायद तथ्य आपको मालूम ना हो, लेकिन एक रुचिकर है कि ऐसा जोड़ा जो है, ऐसी जोड़ी जो है, ये अपनी परवरिश संतानों को किस तरह के दे सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक रुचिकर बात ये भी है, यद्यपि वो उसका राजनीति से, सक्रिय राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ये ज़रूर था कि क्योंकि पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमिताभ दोनों इकट्ठे पढ़े थे, सहपाठी थे। सहपाठी होने के नाते प्रेम भी बड़ा था। और जब राजीव गांधी, दिवंगत राजीव गांधी जी के विवाह की बात चली थी सोनिया गांधी से, जो कि अब राजनेता हैं, मैं राजनीति को इसमें नहीं घसीट रहा, लेकिन आपको सिर्फ तथ्यों से आगाह करवा रहा हूँ। तो उनका विवाह होना था, तो उनके विवाह की, उनके जो माता पिता थे, उन्होंने उस विवाह संबंध में, विवाह संस्कार में अपनी जो शिरकत थी उससे इनकार कर दिया था। और ऐसी अवस्था में तय ये हुआ कि हरिवंश राय बच्चन जी सोनिया का कन्यादान करेंगे। और बच्चन जी के परिवार में ये भी परंपरा थी कि बच्चन जी जिसका कन्यादान करते हैं उसको जब तक संस्कारों का पता ना हो, उसको कैसे वो दे दें, कन्यादान करें उसका। तो कुछ दिन के लिए सोनिया, जो कि मूल रूप से इटालियन थी, उनको बच्चन जी के परिवार में ही रखा गया, और वहाँ रहकर उनको बेटी की जो दायित्व होते हैं, संस्कार का जो महत्व होता है, सारी बातें आराम से तेजी बच्चन ने और हरिवंश राय बच्चन ने समझाई। और उसके बाद विधिवत संस्कारों के अनुसार ही कन्यादान की सारी रस्में, सारी की सारी हरिवंश राय बच्चन जी ने और तेजी बच्चन ने पूरी की। अब ये नहीं पता कि कन्यादान के वक्त उन्होंने क्या क्या दान किया, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अनुपम घटना है एक साहित्यकार की ज़िंदगी की। बांट लेते हैं। शुक्रिया।